हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आज भारत की राज्य व्यवस्था के पृष्ठभूमि के बाद जो द्वितीय चरण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की संसद से रूल रेगुलेशन यानी रूल रेगुलेट होती थी, उसी के संदर्भ में आज चार्टर अधिनियम 1813 यानी ब्रिटेन संसद के द्वारा पारित 1813 में जो अधिनियम आया, उस अधिनियम के तहत ब्रिटेन के रूपरेखा पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में जो कदम हुई वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी, उसी व्यापार उसकी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और ये एकाधिकार जो पूरे भारत पे हुआ करता था, अब ये केवल चाय और चीन के साथ व्यापार रह गया और भारत के साथ इसकी व्यापार समाप्त हो चुकी थी। सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ था कि ब्रिटिश संसद के द्वारा ये अनुमोदित किया गया था कि जिस प्रांत में यानी ब्रिटेन के शासन के अंतर्गत जो प्रेसिडेंसी है, उसमें ब्रिटेन की संप्रभुता को स्थापित किया जाए, यानी उसकी शासन व्यवस्था, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव या रूल रेगुलेशन करने की व्यवस्था किया जाए अस्थायी तौर पे। तो 1813 में ही ब्रिटेन की जो शासन था यानी ब्रिटेन संसद थी, जो महारानी के अंतर्गत जो ब्रिटेन में संसद थी, और उसी के एक्ट के अनुसार यानी पत्र के अनुसार, एक्ट के अनुसार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार किया करती थी। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों ने इस विधियों का अनुमोदन भी किया और ये क्षेत्र में भी शामिल हुआ करते थे। 1813 के अधिनियम में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय होने की प्रस्ताव आई, लेकिन ये कभी खर्च ही नहीं हुआ, क्योंकि भारत से जो भी राजस्व प्राप्त होते थे, उन्हीं राजस्व यानी राजकोष से 1 लाख प्रतिवर्ष शिक्षा पर व्यय करने की प्रावधान की गई थी, लेकिन ये कभी खर्च ही नहीं हुआ। 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ही ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली। स्थानीय शासन का जो अधिकृत या अधिकार दिया गया 1813 में, वो टैक्सेशन वसूलने का। अगर टैक्स जो नहीं देंगे उस पर दंड और कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि न्यायालय क्षेत्र कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंसियों में जो न्यायिक क्षेत्र की स्थापना हो ही चुकी थी, जो पहले हम लोग चार्टर अधिनियम के माध्यम से देख चुके हैं। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट, जिसको हम लोग 1813 के चार्टर अधिनियम के नाम से जानते हैं, ये एक बड़ा ही ट्रांजिट पीरियड रहा, यानी ऐतिहासिक स्थानांतरण समय रहा, जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसके अधिकार पूरे भारत में बढ़ा दी गई। और प्रथम जो गवर्नर जनरल यानी भारत का गवर्नर जनरल रहा वो विलियम बेंटिक रहे। अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ये दोनों प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी पीटी में इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। तो 1813 के बाद जो 1833 यानी 20 वर्ष के बाद जो चार्टर एक्ट आया, उसमें कंपनी के जो अपवाद में व्यापार था, जिनमें चीन और चाय के साथ जो व्यापार था, वही व्यापार, उस व्यापार को भी बंद कर दिया गया और कंपनी का कार्य सिर्फ प्रशासनिक और राजनीतिक मात्र रह गया। लेकिन 1833 में जो प्रशासन का केंद्रीकृत हुआ यानी सेंट्रलाइज व्यवस्था हुआ, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहा। इनमें से जो गवर्नर जनरल परिषद, कार्यकारी परिषद, ये समूचे भारत पर लागू होगा और ये कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, यानी गवर्निंग बॉडी में, यानी गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव बॉडी में निहित होगा। भारत परिषद की सरकार के बारे में जब आप चर्चा कीजिएगा, भारत परिषद सरकार यानी भारत सरकार जो ब्रिटेन से नियुक्त हुआ करते थे, तो हम लोग ये बात जानते हैं कि भारत परिषद गवर्निंग यानी गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद जो भारत की सरकार के अंग हुआ करता था, और जो एग्जीक्यूटिव शक्ति थी वो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में हुआ करता था। तो एक सेंट्रलाइज व्यवस्था हुआ, चूँकि प्रेसिडेंसियों में गवर्नर परिषद की संख्या घटाकर 2 कर दी थी। पहले ये अधिक हुआ करता था, लेकिन अब ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इसकी संख्या घटाकर 2 कर दी गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक सेंट्रलाइज व्यवस्था किया गया। सेंट्रलाइज व्यवस्था के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायिका शक्ति समाप्त कर दी गई, यानी जो लेजिस्लेटर अधिकार था, विधायिका शक्ति थी, अब केवल सुझाव मात्र रह गया। सुझाव दे सकते हैं
और ये दोनों प्रेसिडेंसी, क्योंकि अब पूरे भारत, कलकत्ता उस समय राजधानी हुआ करता था, और ये पूरे भारत के गवर्नर जनरल कलकत्ता यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को बोला जाने लगा। और दोनों प्रेसिडेंसी, जो ब्रिटिश प्रांत की प्रेसिडेंसी थी, उसकी अधिकारों में कटौती की गई, यानी विधायिका शक्ति समाप्त की गई। 1833 की विधायिका शक्ति प्रांतों में समाप्त कर दी गई, केवल सलाहकार या सुझाव के रूप में दे सकते हैं। विधायिका का केंद्रीकरण के बारे में जब हम चर्चा करेंगे कि विधायिका का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल परिषद में विधिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए और 4 विधिक सदस्य जुड़े, जिसमें से चौथा सलाहकार विधिक सदस्य और पहला लॉर्ड मैकाले। यानी भारत में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल परिषद के विधिक सदस्य के रूप में पहला लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। अब ये पूरे समूचे भारत के समूचे क्षेत्र जो ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता के अंतर्गत आते थे, क्योंकि हमने पहले वाले चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट में हम लोग पढ़े कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार भारत पे संप्रभुता स्थापित करने के प्रयत्नशील था, जिसमें उसकी व्यापार को खत्म कर दिया व्यापार के एकाधिकार को खत्म कर दिया। ये सलाह देने के लिए चौथा सदस्य जुड़ा था, यानी 4 सदस्य के जुड़ा गया था। तो सलाहकारी परिषद में जो विधिक सदस्य थे वो सलाहकार परिषद के रूप में थे, जिसे लॉर्ड मैकाले के नाम से हम लोग जानते थे। आगे कई किताबों में मैकाले विधि, मैकाले कानून यानी विधि आयोग के सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले इंपॉर्टेंट है। अन्य एग्जामों में एमसीक्यू के रूप में पूछे गए सवालों में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये समूचे भारत क्षेत्र में जो विधायिका का केंद्रीकृत किया गया, ये समस्त विधायिका शक्ति निहित किस में होगा? तो बंगाल के गवर्नर जनरल में और उसके गवर्नर जनरल के परिषद में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत सेंट्रलाइज व्यवस्था किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है वो पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया। अब ये प्रतिबंधित चाय और चीन के साथ भी जो अपवाद में था उसे भी प्रतिबंध कर दिया गया। अब केवल और केवल जो कंपनी की कार्य थी वो सिर्फ वाणिज्यिक कार्य को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। अब केवल और केवल राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य, जिसकी चर्चा पहले ही कर चुके थे। कर्मचारियों की नियुक्ति की आधार वंश, जाति और स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक लिबरल के रूप में, यानी जो गवर्निंग जनरल या ब्रिटिश प्रांत की जो सरकारी नियुक्त होंगे, सरकारी पद पे नियुक्त होंगे, ये भारतीय भी होंगे, तो उन्हें भेदभाव के रूप में वंश, जाति, जन्म स्थान और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इनमें से हम लोग देखें कि कंपनी के एकाधिकार, जो व्यापारिक एकाधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया और अब केवल उसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य रह गया। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है खुली प्रतियोगिता का प्रावधान। पहली बार 1833 में खुली प्रतियोगिता यानी सिविल सेवकों के चयन में खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया। जो निर्देशक मंडल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इतनी बड़ी पैमाने पर विरोध के कारण जो खुली प्रतियोगिता था यानी ओपन भर्ती थी उसे समाप्त कर दिया गया। अभी पहली बार हुआ था ऐसा। वित्तीय केंद्रीकरण यानी गवर्नर जनरल के अधीन जो वित्तीय केंद्रीकरण होगा, यानी जो फाइनेंशियली सेंट्रलाइज व्यवस्था होगा, चाहे वो आय में हो चाहे वो टैक्सेशन में हो। तो इसके लिए चाहे वो टैक्स में हो चाहे वो इनकम में हो, उस स्थिति में इस सेंट्रलाइज व्यवस्था किया गया। और ये किसके अंतर्गत, किसके अधीन आएगा? तो ये गवर्नर जनरल के अधीन आएगा और भारत के गवर्नर जनरल के अधीन। और जो प्रांतों में गवर्नर जनरल हैं वो एक विधिक रूप से लेजिस्लेटर के रूप में केवल सलाहकार के रूप में रह चुके थे। विधि आयोग के बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो विधि आयोग पहली बार चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत 34 ईस्वी में लाया। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले कर रहे थे। इसका उद्देश्य क्या था? ये भारत में विधियों का समेकन यानी समग्र रूप से इसका समेकन करना, संहिताकरण करना यानी कानूनी रूप से लागू करना और परिशोधन करना,
ये पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। और ये नियुक्ति भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था। किसकी? विधि आयोग के अध्यक्ष या विधि आयोग की नियुक्ति ये गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। अब हम लोग 1833 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, जिसमें लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ये लाइसेंस प्रणाली है क्या? कोई भी अंग्रेज भारत में संपत्ति अर्जित कर सकता है। पहले केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर एक्ट यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा उसे एकाधिकार प्राप्त था। तब लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, ब्रिटेन के व्यक्ति भारत में आता और भारत के साथ व्यापार करता, संपत्ति अर्जित कर सकता था। अब इसके बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं कि जो अध्यक्ष नियंत्रण परिषद, अब वो भारत के मामले में मंत्री के रूप में कार्य कर सकता था। यानी जो कंट्रोल डायरेक्टर ऑफ कंट्रोल था, जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1884 के तहत 1784 के तहत लाया गया था, उसमें जब डुअल गवर्नमेंट यानी द्वि शासनात्मक प्रक्रियाओं में एक कदम आगे बढ़ी थी, तो उसी में से बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक सिनेरियो को देखता था। अब ये भारतीय मामलों में मंत्री के रूप में देखे गए, जो इसके अध्यक्ष रहेगा। अब भारत की सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछता ही है, उनमें से एक दास प्रथा के अंत। चूंकि रूढ़िवादी परंपरा में कई ऐसे परंपरा थे जो ब्रिटेन यानी ब्रिटिश शासन के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। भारतीय दास प्रथा के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो दासत्व यानी किसी के अंतर्गत कार्य करने के बाद उसकी न तो कोई पैसा देना या बेगारी करवाना, दासत्व के बारे में एक प्रथा चली जाती थी। उसको खत्म करने के लिए उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो, जिसमें 1842 से 44 तक का इसका कार्यकाल रहा, ये 1843 के अधिनियम 5 के अंतर्गत, यानी उस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत भारत में दासता अवैध घोषित कर गवर्नर जनरल परिषद से पारित कराया। तो इसकी ईस्वी सन इंपॉर्टेंट है और धारा इंपॉर्टेंट है। आज आने वाले एग्जाम में तो टेक्निकल शब्द में जो क्वेश्चन पूछते हैं, उनमें से किस धारा के अधिनियम के अंतर्गत दास प्रथा को समाप्त किया गया था, ये पहले प्रश्न पूछे जाते थे कि उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल यानी भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। चार्टर अधिनियम 1853